नमस्कार। महाराष्ट्र की विधानसभा में विशेष अधिवेशन बुलाकर मराठाओं को 10% रिजर्वेशन देने का बिल पास किया। सरकार पक्ष इस बात को बार बार दोहरा रहा है कि हमने जो बोला था वो कर दिया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कह रहे हैं, ये किसान का बेटा हूं, मराठा हूं, मैं जानता हूं मेरा दर्द, मेरे कम्युनिटी का दर्द, इसलिए मैंने कहा था समय लगेगा, लेकिन तर्कशुद्ध तरीके से हम रिजर्वेशन बिल लाएंगे और दिया, और आज 10% का हमने रिजर्वेशन दिया। फडणवीस साहब कह रहे हैं कि हमने तो पहले ही कहा था ऐसा रिजर्वेशन देंगे जो सुप्रीम कोर्ट में टिका रहेगा। अजित पवार तो कहते हैं कि मैंने तो कहा ही था कि रिजर्वेशन मिलेगा, लेकिन मराठा कम्युनिटी के जो नेता है मनोज जरांगे पाटिल, जिसके आंदोलन से सरकार को ये आनन फानन में पूरी प्रक्रिया करनी पड़ी, उनका ये मानना है कि सरकार ने जो रिजर्वेशन दिया 10%, उससे 50% का कैप के ऊपर जा रहा है, और फिर सर्वोच्च न्यायालय फिर इसको रद्द करेगा, तो फिर ये चूहे बिल्ली का खेल तो चलता रहेगा। इसके पहले भी 2 बार ऐसा हुआ है, लेकिन इस बार मराठा कम्युनिटी को रिजर्वेशन चाहिए, लेकिन वो भी ओबीसी कोटे के अंदर, इसलिए हमारा आंदोलन जारी रहेगा। होता क्या है, कई बार राजनीतिक दल ये भूल जाते हैं कि जब आप राज्य की समस्या का समाधान ढूंढते हैं तो आप केंद्र के लिए किरकिरी कर लेते हैं। यही हमारा डायरेक्ट हिट का सब्जेक्ट है। आज जो सर्वे रिपोर्ट, जिस कमिटी की रिपोर्ट पर, जिस कमिटी के रिपोर्ट के फाइंडिंग के आधार पर विधानसभा में भाजपा की एनडीए सरकार ने ये रिजर्वेशन बिल लाया, उस कमिटी की फाइंडिंग देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के किसानों के लिए किए हुए कामों के जो वादे और लिस्ट वो गिनाते हैं, उसको नंगा कर देता है, उसको ध्वस्त कर देता है। महाराष्ट्र में मराठा रिजर्वेशन का थोड़ा एक बैकग्राउंड मैं आपको दूं तो सबसे पहले 2014 के पहले जब पृथ्वीराज चौहान की सरकार थी और मराठों को रिजर्वेशन देने की बात हुई, तो उन्होंने आनंद फानन में नारायण राणे पैनल बनाया और उन्होंने एक फाइंडिंग देके 16% रिजर्वेशन मराठों के लिए घोषित कर दिया। ये रिजर्वेशन जैसा ही अनाउंस हुआ, अध्यादेश लाया गया, तुरंत हाईकोर्ट में लोग चले गए, हाईकोर्ट में उसने स्टे दिया। उन्होंने कहा कि क्या औकात, मतलब क्या स्थिति है, औकात ये शब्द भी गलती से बोल गया, उन्होंने कहा क्या स्टेटस है नारायण राणे पैनल का, ये कोई स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं, इसलिए उन्होंने स्टे दे दिया। उस स्टे के खिलाफ सरकार सर्वोच्च न्यायालय में गई, सर्वोच्च न्यायालय ने भी स्टे को कंटिन्यू रखा। ये पहला प्रयास था। 2015 में फडणवीस की सरकार आई, उन्होंने उस अध्यादेश को कानून के रूप में बनाया, लेकिन जब सर्वोच्च न्यायालय का ये मामला आया तो उन्होंने 2017 में एक गायकवाड़ कमीशन नियुक्त किया। नवंबर 18 में गायकवाड़ कमीशन ने 1 साल के अंदर वो पूरा एक रिपोर्ट सबमिट की, और वो रिपोर्ट ये कहती है, उन्होंने 1 साल में 43,629, ये आंकड़ा आपको ध्यान से सुनना है क्योंकि यही आंकड़ा आगे आपको कंपेयर करने में मदद करेगा। तो गायकवाड़ रिपोर्ट कमिटी जिसने 1 साल काम किया, उन्होंने 43,629 परिवारों का विश्लेषण कर, जो महाराष्ट्र के 355 तहसील थे, हर तहसील के 2 गांव लिए, और उस गांव में कम से कम 50% से ज़्यादा मराठा होना चाहिए, ऐसे गांव लिए, और उसकी फाइंडिंग ये थी कि महाराष्ट्र में करीब करीब 76.86%, मतलब 77% मराठा एग्रीकल्चर में लगा हुआ है, किसानी में लगा हुआ है, 6% सरकारी जॉब में है, 3% निम्न
से भी गवर्नमेंटल जॉब में हैं और 4% प्राइवेट में हैं। 9% मराठा कम्युनिटी खेतों में मजदूरी करती है और 13.42% मराठा कम्युनिटी अशिक्षित है। उन्होंने कहा कि हम मराठों की स्थिति को देखते हुए 16% का रिजर्वेशन उनको प्रपोज करते हैं। फडणवीस सरकार ने 16% का रिजर्वेशन दिया। हाई कोर्ट ने उसे रिपोर्ट को देखते हुए 12% शिक्षा में और 13% सरकारी जॉब में दिया, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने 2021 में इसको रद्द कर दिया। उसके बाद फिर आंदोलन तेज हुआ। बीजेपी कांग्रेस को और कांग्रेस बीजेपी को लगातार लताड़ती रही कि आपने सर्वोच्च न्यायालय में केस ठीक से पेश नहीं किया। फिर आनन फानन में एक हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज एच सुनील बी शुक्रे, इनके अध्यक्षता में शुक्रे कमेटी बनाई। 2 महीने के अंदर, दिसंबर 2023 में उन्होंने कमेटी बनाई। 2 महीने के अंदर इस कमेटी ने क्लेम किया कि 1,58,20,246 परिवारों से उन्होंने बातचीत की। गायकवाड़ कमेटी 1 साल और उन्होंने 43,629 परिवार का सर्वे किया। इन्होंने 2 महीने में 1,58,20,264 परिवारों का सर्वे किया। और क्या फाइंडिंग में आया कि महाराष्ट्र में 28% मराठा कम्युनिटी है, उसमें से 89% पिछड़े हैं, लेकिन आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, गरीब है, अशिक्षित है, बेरोजगार है। ये सब 89% में आ गए। तो उन्होंने कहा कि इतना बड़ा प्रतिशत ओबीसी में लाएंगे तो ओबीसी के साथ अन्याय होगा। लेकिन उनकी बहुत ज्यादा गरीब स्थिति देख के, और ये इतने गरीब क्यों हैं, तो वो रिपोर्ट फिर से एक बार ध्यान से सुनिएगा। वो शुक्रे कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि लगातार किसानों की घटती हुई आय, जमीनों का होता हुआ बंटवारा और अन्य चीजों से, अशिक्षितता, इन सारी चीजों से मराठा किसान पिछड़ा है। यही कारण है कि महाराष्ट्र में जितने किसान करते उसमें से 94% मराठा कम्युनिटी से है। इसलिए इन्हें रिजर्वेशन की सख्त जरूरत है और 10% का रिजर्वेशन इन्होंने दिया। अब 50+10 60% महाराष्ट्र में रिजर्वेशन होगा। अब इसमें जो शुक्रे कमेटी की रिपोर्ट है, जब ये कहती है कि महाराष्ट्र में लगातार किसान की आय घट रही है, यही वो तमाम दावे हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के, जो ये कहते हैं कि किसानों की आय दुगनी हो गई। वो ये कहते हैं कि किसानों को मैं 6,000 रुपए दे रहा हूं। वो कहते हैं कि मैंने सॉइल कार्ड दिया। वो कहते हैं कि मैं ये दे रहा हूं। वो कहते हैं कि नीमकोट यूरिया आता है। वो कहते हैं कि हमारे किसान फसल दुगनी ले रहे हैं। वो कहते हैं कि बिजली और पानी भी मिल रहा है। ये तमाम दावे वहां ध्वस्त हो जाते हैं जब शुक्रे कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि महाराष्ट्र में किसानों की आय लगातार घटती जा रही है। ये मराठा कम्युनिटी का सर्वे था, लेकिन जब किसान होगा, ये तो नहीं होगा कि मराठा किसान की जमीन कम उपजाऊ होगी और नॉन मराठा की ज्यादा। ये महाराष्ट्र के नहीं, पूरे देश के किसानों की हालत है। यही कारण है कि आज पंजाब का किसान बॉर्डर पे मरने के लिए तैयार है। वो लगातार अपनी एमएसपी की मांग कर रही है। तो आज इस शुक्रे कमेटी के रिपोर्ट के फाइंडिंग ने डायरेक्ट हिट देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उन तमाम दावों पे किया जो किसानों के लिए मसीहा बनने का प्रयास कर रहे हैं। आज किसान की स्थिति सही में वही है
जो शुक्र कमेटी की रिपोर्ट लोगों के सामने लाती है। आज धन्यवाद देता हूं महाराष्ट्र की विधानसभा को, कम से कम उन्होंने ऐसी तो रिपोर्ट पेश की जिससे जो फरेब और झूठ है केंद्र का वो जनता के सामने आया। आज एक किसान, युवा किसान 21 साल का आंदोलन के स्थल पर गोली लगने से शहीद हुआ। हरियाणा की पुलिस ये नहीं मान रही है कि गोली उन्होंने चलाई, लेकिन गोली तो लगी। आज हम उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। आज फलियस नरिमन बहुत बड़े लॉयर थे, वकील थे। उनका जाना भी देश की बहुत बड़ी हानि है। और अंत में जो आवाज बचपन से हम सुनते हुए बड़े हो गए, वो अमीन सयानी भी आज हमारे बीच में नहीं है।